हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा भाग यानी कि नागरिकता वाला हिस्सा कवर करेंगे और इससे संबंधित जितने भी हमारे पास उपयोगी साधन है उनसे इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नागरिकता देखिए एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ होती है। विश्व के कई देशों में नागरिकता दो प्रकार की होती है, परंतु भारत में नागरिकता एक ही होती है। अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकताओं का प्रचलन है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है एवं देश की नागरिकता अलग होती है। अमेरिका जैसे देशों में व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक है, उसके बाद देश का नागरिक है, परंतु भारत में सभी भारतीय देश के ही नागरिक हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 5 से 11 में है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात ये लिखी हुई है कि जो नागरिकता है वह नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, यानी ब्रिटेन से ली गई है नागरिकता। ब्रिटेन में जिस प्रकार से एकल नागरिकता है उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता है। आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा दी हुई है कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति नागरिक होने के, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है और उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे अगर वह भारत का नागरिक हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिक अधिकारों के बारे में, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। देखिए इसमें वे लोग शामिल थे जो 1950 में 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो उन लोगों की नागरिकताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तथा उसके पश्चात जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो था, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, जब बांग्लादेश को अलग किया गया था भारत पाकिस्तान से, उस समय भी भारत में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए थे। ये उन लोगों के संबंध में भी है। आर्टिकल 6 बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकताओं के अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि भाई भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी, तथा जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 जो है वह यह बताता है कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आने वाले और अन्य देशों से भारत में नागरिकता लेने वालों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होता है, परंतु जो लोग पहले से ही 1947 से पहले से ही भारत में थे उन्हें किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तो उनके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो भारत के नागरिक बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है कि भाई सिटीजन नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक किस प्रकार से होगा कि या तो उसके जो माता पिता हैं या उसके जो पूर्वज हैं वह भारतीय होने चाहिए और उसका जो जन्म है वह भारत में होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो जाता है। दूसरा है कि भाई एनआरआई प्रवासी भारतीय अगर कोई है कि उसके माता पिता या उसके पूर्वज भारत में रहते थे और वो विदेश में रहता है, या उसके पूर्वज विदेश में रहते थे और वो भारत में रहता है। तीसरा पॉइंट है भारतीय मूल के लोग, यानी भारतीय मूल में वही लोग हैं कि अंग्रेजों का जब शासन था भारत में तो भारत से बहुत सारे लोगों को विदेशों में कार्य के लिए भेजा जाता था, तथा उन लोगों को आज़ादी के बाद भारत वापस नहीं लाया गया, तथा वे लोग भारत से बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं। अगर वे लोग चाहें तो भारत वापस आ सकते हैं, तथा उन्हें किसी भी प्रकार का नागरिक प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं।
तो हम देखते हैं अब PIO यानी भारतीय मूल के निवासी, यानी इसमें वही लोग आ जाएंगे जिनके पूर्वज भारत में रहे हों और वे वापस आकर भारत में रहना चाहते हों। तीसरा है चौथा है भारत के ओवरसीज नागरिक। ओवरसीज नागरिक वह होते हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता होती है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास भारत के अलावा और अन्य किसी देश की नागरिकता भी होती है, वह लोग भी भारत के नागरिक होते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह भारत की नागरिकता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता भी ले सकता है। यह भारत का संविधान उन्हें अनुमति देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है नागरिकता का निलंबन, यानी किन किन कारणों से नागरिकता किसी व्यक्ति की हटाई जा सकती है या नागरिकता को उसकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता के अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसे कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जिनसे वह भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 10 में ऐसे ही अधिकारों की बात की गई है। अब है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है, यानी कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता के कानून में परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से 2019 में संसद द्वारा 35A के अंतर्गत परिवर्तन किया गया कि भारत के पड़ोसी देशों से किसी भी प्रकार के मुस्लिम धर्म के लोग भारत में नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से संसद इन कानूनों में परिवर्तन कर सकती है, जो कि सिटीजन जो एक्ट है वह 12 से 35 के अंतर्गत है। तो हमारी संसद ने 35A में परिवर्तन किया था। यह हो गए नागरिकता के कानून। देखिए आर्टिकल 10 में जो दिया हुआ है कि नागरिकता के अधिकार, यानी कि इसमें भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, अगर वह भारत में रहते हैं तो उन्हें किन किन प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जिनसे वह भारत में रह सकते हैं। देखिए भारत के नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार होगा, उसे भारत में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार होगा, तथा उसे किसी भी प्रकार की सभा, शांतिपूर्ण सभा वगैरह करने का भी अधिकार होगा, और वह और भी कई कार्य कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म से नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, अर्थात कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद अगर भारत में पैदा हुआ है तो वह जन्म से ही भारतीय नागरिक होगा। या क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो कई अंग्रेज भारत में बस गए थे, इसके लिए यह नागरिकता है। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता, यानी कि किसी भी भारत नागरिक के पूर्वज अगर भारत में जन्म लिए हुए हों तो वह भी भारतीय नागरिक होगा। तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से नागरिकता का तात्पर्य है कि बहुत से भारतीय और अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी भारत में आ रहे थे, तो वह अगर 1955 तक अगर वे भारत में आ गए तो उन्हें किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अगर वह उनके बाद आए हैं तो उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता थी। अब आगे देखते हैं। देखिए प्राकृतिक नागरिकता। प्राकृतिक नागरिकता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को पाकिस्तान से वह भारत में किसी भी हिस्से का विलय होता है, अगर भारत POK पर अधिकार अपना कर लेता है तो POK में रहने वाले समस्त लोग भारतीय नागरिक कहलाएंगे अगर वह वहाँ 10 वर्ष से रह रहे होंगे। पांचवा है विलय से नागरिकता, यानी कि अगर किसी भी राज्य या कोई भी देश भारत में आ जाता है या भारत में मिलने की प्रक्रिया करता है तो वह भी विलय से भारत का नागरिक बन जाएगा। आगे बात करते हैं 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम और 1986 भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये दोनों अधिनियम के तहत यह कार्यक्रम चलाए गए
और 2005 में भी भारतीय नागरिकता अधिनियम को लाया गया। अब यहाँ पर है कि नागरिकता के निलंबन के कई तरीके हैं, मतलब भारत की नागरिकता को किसी व्यक्ति से किस प्रकार से छीना जा सकता है। तो पहला है नागरिकता का परित्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन। अगर सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को सजाए तौर पर भारतीय नागरिकता छोड़ने पर विवश कर सकती है। तीसरा है भारतीय नागरिकता से वंचित करना। भारतीय सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने से मना भी कर सकती है। तीसरे में यह है कि अगर भारतीय नागरिकता उसे नहीं दी जा रही है तो उनके सरकार को कारण देने होंगे। अगर वह व्यक्ति गैरकानूनी कार्यों में संलग्न है या देशद्रोही है या दिवालिया है या पागल है तो वह भारतीय नागरिक नहीं बन सकता या उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों में जो है मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। 1925 में भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले एनी बेसेंट की फिजियो मौखिक रूप से की गई। यानी कि एनी बेसेंट जो थी, जो कि एक भारतीय मूल की नहीं थी, ये विदेशी थी। एनी बेसेंट ने सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया था। उसके पश्चात 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात कही थी। 1981 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी इनकी मांग की गई थी और 1945 के तेज बहादुर सप्रू समिति में भी इनकी बात की गई थी। तेज बहादुर सप्रू समिति जो थी उसने 2 चीज़ों पर मुख्यतः मांग की थी। पहला था भाग 3 और भाग 4। भाग 3 में उसने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और पार्ट 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मांग की गई थी। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। देखिए मौलिक अधिकारों में जो थी 1215 में किंग जॉन ब्रिटेन का राजा हुआ करता था तथा उसने एक मैग्ना कार्टा चलाया था। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भारत का मैग्ना कार्टा नाम से एक बिल था, वो उससे संबंधित ही समस्त आर्टिकल 12 से 35 है। तो हमारे संविधान में अब देखते हैं कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए भारत में के संविधान में प्रारंभ में भारत में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। आर्टिकल और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह 23 से 24 के बीच में है। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। अब देखते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। देखिए मुख्यतः जो मौलिक अधिकारों का प्रारंभ होता है वह आर्टिकल 14 से होता है, क्योंकि आर्टिकल 14 से समानता के अधिकार का प्रारंभ होता है, परंतु मौलिक अधिकारों को 12 से प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 12 एवं 13 में राज्य की परिभाषा एवं मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की गई है। देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या किया गया है। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है, यानी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं और इनसे किसी व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, तो ये बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार से संसद ने संशोधन किया कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संसद ने इसमें संशोधन कर इन्हें 6 कर दिया है।
तो इस प्रकार से आर्टिकल 13 कहता है कि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है और इन्हें परिवर्तित भी कर सकती है, परंतु संसद इनकी मूल संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। यही बात 7वें मौलिक अधिकार पर लागू होती है। 7वां मौलिक अधिकार जो था वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संशोधित कर इसे कानूनी रूप दे दिया गया। इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानून का दर्जा दे दिया गया था, परंतु इसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसे पूर्णतः हटाया नहीं गया संविधान से, वरन इसे मूल अधिकारों से हटाकर कानून का दर्जा दे दिया गया। अब देखते हैं, अब समानता के अधिकार से अधिकारों की बात चालू होती है, तो इनके बारे में हम कल जानकारी लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।